कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले होटलों और ढाबों के बाहर उनके मालिकों के नाम लिखने पर विवाद हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई के दौरान एनजीओ की तरफ से पेश वकील सीयू सिंह ने कहा कि यूपी सरकार के इस फैसले का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को इस तरह की शक्तियां नहीं देता। सड़क किनारे चाय की दुकान या ठेला लगाने वाले दुकानदार की ओर से इस तरह की नेम प्लेट लगाने के आदेश देने से कुछ फायदा नहीं होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा। दुकानदार अपनी दुकान पर शाकाहारी या फिर मांसाहारी किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं, बस उन्हें यह बताना होगा। इस संबंध में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही अदालत ने ये भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बट्टल सेक्टर में मंगलवार सुबह भारतीय सेना ने आतंकवादियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया है। सेना के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दी है। भारी गोलीबारी के दौरान एक जवान घायल होने की खबर है। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। एक्स पर लिखा गया कि सेना के जवानों ने सुबह 3 बजे बटाल सेक्टर में घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों पर गोलीबारी की और घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। भारी गोलीबारी के दौरान एक जवान घायल हो गया है। इलाके में ऑपरेशन जारी है। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सेना के जवानों ने एक सैन्य चौकी और ग्राम रक्षा दल सदस्य वीडीजी के आवास पर आतंकवादी हमले की कोशिश को सोमवार तड़के नाकाम कर दी थी। सेना के ने बताया कि घटना में संलिप्त आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। सुरक्षाबल इलाके की घेराबंदी कर तलाश अभियान चला रहे हैं। खबरों की माने तो वीडीजी के आवास पर हमला करने में शामिल आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। इस घटना में एक जवान, एक नागरिक और वीडीजी का रिश्तेदार घायल हुआ है। सोमवार को हुआ आतंकवादी हमला हाल के दिनों में जम्मू क्षेत्र में हुई 14वीं घटना है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने जलवायु परिवर्तन में दोहरे मापदंडों को अपनाने के लिए विकसित देशों की आलोचना की है। नागेश्वरन ने यहां G7 सम्मेलन की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया है। आपको बता दें कि G7 सम्मेलन में 2030 के दशक की शुरुआत में मनमाने तरीके से कोयला बिजली संयंत्रों के उपयोग को समाप्त करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई गई थी। वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण में नागेश्वरन ने इन बातों पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर बेहतर जीवन जीने की आकांक्षाओं को त्यागने का दबाव डालना गलत होगा। उन्होंने आगे कहा कि इससे विकसित देशों के स्वच्छ वातावरण और ठंडी जलवायु में जीवन बिताने का रास्ता साफ होगा। उन्होंने तर्क दिया कि विकासशील देशों का आर्थिक विकास उन्हें बेहतर जलवायु परिवर्तन के लिए सुदृढ़ बनाएगा। नागेश्वरन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में इस वैश्विक समस्या से निपटने पर जोर दिया गया था। इस दौरान यह कहा गया था कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संसाधन मुहैया कराएंगे और साथ ही आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखेंगे। इसके साथ ही नागेश्वरन ने अमीर देशों के दोहरे मानदंडों को लेकर उनकी आलोचना की। केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। केंद्र के जवाब पर आरजेडी ने नीतीश कुमार और जेडीयू पर तंज कसा है। आरजेडी ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र के जवाब से नीतीश कुमार का झूठ खुल गया है। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार का इस्तीफा भी मांगा है। वहीं एलजेपी ने कहा है कि विशेष दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज दें। केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने के पीछे के कारण को भी बताया है। सरकार ने लोकसभा में बताया कि राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा पूर्व में कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था, जिनकी कई विशेषताएं थीं, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। इन विशेषताओं में पहाड़ी और कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन और राज्य वित्त की गैरव्यवहार्य प्रकृति शामिल थी। आईएमजी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष दर्जा का मामला नहीं बनता है।
भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने जलवायु परिवर्तन में दोहरे मापदंडों को अपनाने के लिए विकसित देशों की आलोचना की है। नागेश्वरन ने यहाँ G7 सम्मेलन की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया है। आपको बता दें कि G7 सम्मेलन में 2030 के दशक की शुरुआत में मनमाने तरीके से कोयला बिजली संयंत्रों के उपयोग को समाप्त करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई गई थी। वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण में नागेश्वरन ने इन बातों पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर बेहतर जीवन जीने की आकांक्षाओं को त्यागने का दबाव डालना गलत होगा। उन्होंने आगे कहा कि इससे विकसित देशों के स्वच्छ वातावरण और ठंडी जलवायु में जीवन बिताने का रास्ता साफ होगा। उन्होंने तर्क दिया कि विकासशील देशों का आर्थिक विकास उन्हें बेहतर जलवायु परिवर्तन के लिए सुदृढ़ बनाएगा। नागेश्वरन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में इस वैश्विक समस्या से निपटने पर जोर दिया गया था। इस दौरान यह कहा गया था कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संसाधन मुहैया कराएंगे और साथ ही आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखेंगे। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज यानी 23 जुलाई को पेश कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान देश के युवाओं की नाराजगी को दूर करने के लिए कई अहम कदमों का ऐलान किया। नीट यूजी, नेट जैसी परीक्षाओं में धांधली और रोजगार की समस्या को लेकर केवल विपक्ष ही सरकार पर हमलावर नहीं है, बल्कि देश के युवाओं में भी रोष है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सरकार ने अंतरिम बजट में छात्रों युवाओं के लिए क्या ऐलान किया और इससे पहले अंतरिम बजट में उनके लिए क्या क्या घोषणाएं की गई थीं। मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने कहा, हमारी सरकार रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन योजना के तहत 3 योजनाओं पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संस्था (EPFO) पर आधारित होगी।